तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे पता है एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल 2-3 महीने बाद, और इसीलिए मुझे पता है कि आप ऐसी वीडियो ढूंढते हैं जिसमें आपको चैप्टर की समरी बोले तो एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से बता दिया जाए, प्लस में एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक जो एग्जाम में छपते हैं, मतलब जिनका वेट बढ़ जाता है एग्जाम को लेकर के, उन टॉपिक को एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया जाए। बस एकदम सही जगह है मेरे मित्र। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है क्योंकि आपका भाई हर वीडियो में सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को उड़ाता हूँ, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है उसको बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, जहां पर हम एसिड बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। कुछ सॉल्ट हैं जिनका यूज जानना जरूरी है और उनको कैसे बनाया जाता है ये जानना जरूरी है, और इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए एग्जाम में कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो भी आपको साथ में मैं बताते चलूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन उठाओ, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ और भूलिएगा नहीं श्री बांके बिहारी लाल की जय। और पहला टॉपिक आपके सामने मैंने लिख दिया है, जो पहले जानना आपको जरूरी है वो है मेरे भाई इंडिकेटर। क्लियर है? इंडिकेटर तो मेरे भाई एकदम बढ़िया तैयार है शानदार तरीके से समझने के लिए इंडिकेटर के बारे में। चलो भाई मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बाइक तो सबने चलाई होगी, चलाई है, मैंने भी चलाई है, डेली बाइक चलाता हूँ। बाइक में आपके इंडिकेटर होता है? कहेंगे गुरुजी बाइक में इंडिकेटर तो होता है, क्या काम होता है इंडिकेटर का बताना। क्योंकि इंडिकेटर का काम ये होता है कि अगर हमें लेफ्ट जाना होता है तो लेफ्ट वाला जलाते हैं, अगर राइट जाना होता है तो राइट वाला जलाते हैं, या फिर किसी को पास देना होता है लेफ्ट से जाने के लिए तो लेफ्ट वाला, और राइट से जाने के लिए तो राइट जाना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या कर रहा है बेसिकली, वहां पर आपको डायरेक्शन बता रहा है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। बिल्कुल सेम मेरे भाई ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं। यहाँ बाइक वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, बस उसको कॉन्सेप्चुअल रूप से समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे कुछ सब्सटेंस होंगे जो हमें बताएंगे कि भैया कौन से कंपाउंड एसिड होंगे और कौन से कंपाउंड बेस होंगे। इंडिकेट करेंगे, बताएंगे कि भैया ये वाला सब्सटेंस एसिड है और ये वाला सब्सटेंस बेस है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एकदम एक लाइन की डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। मैं कहूंगा मित्र मेरे, the substances which indicate का मतलब ये कह दो कि शो करना, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड और सब्सटेंस। बहुत शानदार, आसान सी बात है मेरे भाई। मैंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करें, दिखाएं कि एसिडिक नेचर है किसी सब्सटेंस का कि बेसिक नेचर है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। और क्योंकि ये एसिड और बेस में डिफरेंस करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम मेरे भाई हो जाता है इसी से जुड़ करके उसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो आप इसको चाहे बोल लो इंडिकेटर या फिर बोल दो एसिड बेस इंडिकेटर, बात सेम है, क्योंकि ये यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी को बताने के लिए। क्लियर है बात एकदम शानदार तरीके से। अब कुछ एग्जाम्पल आपको इंडिकेटर के याद रखने पड़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मैं कैटेगरी बना देता हूं, कैसे? कुछ इंडिकेटर आपके नेचुरल होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर है मित्र मेरे, और कुछ आपके होंगे सिंथेटिक या कह सकते हो आर्टिफिशियल। अब नेचुरल का मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी समझने में, सभी लोग इतनी बात समझ सकते हैं कि नेचुरल का मतलब है इसे हमने नेचर से बनाया होगा या फिर नेचुरली प्रिपेयर किया होगा। बोले तो प्राकृतिक रूप से ऐसा सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हीं से ये बना होगा, इसीलिए इसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे। पहला एग्जांपल ऐसा दूंगा जिसको आपने सुन रखा होगा, कहें क्या, लिटमस, लिटमस भैया। दूसरा टर्मरिक, सुन रखा है, बिल्कुल सही। तीसरा आपने सुन रखा होगा अनियन, सुन रखा है गुरु, और सुन रखा होगा वेनिला।
ये सारे एग्जाम्पल आपने सुन रखे हैं भैया, ये सारे क्या है, नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है। अब यहाँ पे हमें जो याद रखना है इस चैप्टर में ज्यादातर, वो पहला वाला याद रखो, केवल लिटमस के बारे में। भैया लिटमस जो इंडिकेटर होता है वो नेचुरल रूप से बनता है, और सबसे बड़ी बात, नेचुरल रूप से बनेगा तो किससे बनेगा, दिस इज ड्रॉन फ्रॉम अ प्लांट दैट इज कॉल्ड लाइकेन प्लांट। तो लाइकेन प्लांट एक होता है जिससे हम लोग लिटमस पेपर या फिर लिटमस डाई बनाते हैं। क्लियर है बात। और लिटमस जो है वो दो फॉर्म में आता है, अगर इसको मैं यहाँ पर आगे और लिखूं तो लिटमस दो फॉर्म में आता है, एक तो डाई के फॉर्म में, ठीक है, जो पर्पल कलर की होती है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और दूसरा पेपर के फॉर्म में आता है। आपको भी पता है यार कि पेपर के फॉर्म में दो लिटमस पेपर हमने देखे हैं, एक तो रेड रेड लिटमस पेपर, एल फॉर लिटमस, और दूसरा आपने देखा होगा ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर है बात को, एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर जिनको हमने नेचुरली बनाया हुआ है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। उसमें से सबसे तगड़ा एग्जांपल जो आपको चैप्टर में याद रखना है वो है लिटमस। और लिटमस मेरे भाई बनता है लाइकेन प्लांट से, और लिटमस हमें अवेलेबल होता है दो फॉर्म में, एक तो डाई के फॉर्म में, एक तो पेपर के फॉर्म में। द डाई इज ऑफ पर्पल कलर एंड द पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स, बोले तो रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। इफेक्ट अभी बाद में देखेंगे जब इसके बारे में समझेंगे, एसिड और बेस के बारे में। तब इतनी बात क्लियर है मोटी मोटी, बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ जरा सिंथेटिक वाला समझ लेते हैं जो हमें याद करना है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, खतरनाक। दूसरा जो टाइप होता है इंडिकेटर का उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक। अब बताओ सिंथेटिक है इसका मतलब ये क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है मेरे मित्र। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, हम लोग इसको लैब में बनाते हैं यूजिंग सम केमिकल्स। क्लियर है, केमिकल का यूज करके अगर हम जो इंडिकेटर बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें जो जो आपको याद रखना है वो पहला जैसे याद करना है वो है मेथिल ऑरेंज। बहुत शानदार। अब नाम में ही देखो ऑरेंज आ रहा है, मतलब इसका नेचुरल कलर जो होगा वो होगा ऑरेंज कलर का। क्लियर है बात, बहुत शानदार। दूसरा आपको याद करना है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। इसका नेचुरल कलर मेरे भाई होता है कलरलेस। ये दो इंडिकेटर आपको कहाँ याद रखने हैं, सिंथेटिक में याद रखने हैं, और यहां पर आपको याद रखना है लिटमस एज अ नेचुरल इंडिकेटर। बोलो इतनी बात बिल्कुल सिंपल सी समझ में आती है, एकदम सही बात। अब जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे ना तो इसमें हम समझेंगे कि भैया ये जो इंडिकेटर है एसिड में क्या कलर दिखाएगा, ये एसिड में क्या कलर दिखाएगा, या फिर ये बेस के लिए कैसे काम करेगा और एसिड को पहचानने में कैसे काम करेगा। इतनी मोटी मोटी बात क्या करिए आप, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं सीधे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड की ओर। लपेटो, आओ महाराज। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिड किसे बोल सकते हैं, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सब्सटेंस में रहेगी तो वो एसिड कहलाएगा। बचपन वाली बात याद करो, 7th 8th में पढ़ा होगा एसिड बेस के बारे में, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल पढ़ा है। और एसिड का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सा स्वाद आता है, कहेंगे खट्टा। पहला ही शब्द पकड़ लो, इसकी डेफिनेशन लपेट दो। मैं कहूंगा एसिड के बारे में अगर पहली चीज मुझे जो जाननी चाहिए वो मैं ये कहूंगा, एसिड्स आर इन टेस्ट। कैसे पहचानेंगे, जिनका स्वाद खट्टा है वही हमारे क्या है, एसिड है। मतलब एसिड हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बहुत शानदार। आम, इमली, ऑरेंज, और बताओ, खट्टा खट्टा खट्टा, हाँ नींबू, इन सभी में एसिड पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका स्वाद कैसा है, खट्टा है। बहुत सही। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गई बच्चों वाली बात कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं। 7th 8th वाली बात अभी तक हमें ये क्लियर है। लेकिन अब अगर 10th लेवल पे हमें बात करनी है तो 2-3 पॉइंट हमें ऐसे याद करने पड़ेंगे जो 10th वाले हैं, जो हमें एग्जाम में नंबर दिला के जाएंगे। तो दूसरी बात जो हमें याद करनी है, अब याद करनी है इंडिकेटर के बेस पे। मैं कहूंगा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, एक मिनट, लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। भैया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मेरे मित्र कि एसिड की प्रेजेंस में, जो मैंने आपको बताया ना कि लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, उसमें से ब्लू वाला जो लिटमस पेपर रहेगा
एसिड की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ तो समझ लो वो एसिड है, एसिड है। क्लियर है बात? आओ भैया जरा सिंथेटिक में समझ लें। एसिड टर्न्स methyl orange solution into रेड कलर। लो भैया बात साफ हो गई। फिर से एसिड तो रेड ही रेड बना रहा है यार। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड बना देगा। दूसरा जो मेथिल ऑरेंज है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसको भी क्या बना देगा, ये रेड बना देगा। मतलब वो ऑरेंज कलर का होता है तो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा मेरे भाई वो रेड कलर का। क्लियर है बात? एकदम बिल्कुल शानदार क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया। आ जाओ भैया अगले में। अब आते हैं जरा फिनोप्थलीन की डिस्कशन करते हैं कि एसिड टर्न्स फिनोल्फथलीन solution into कलरलेस। और ये क्या हो गया, देखो मैंने टर्न क्यों लिखवाया, समझने के लिए। मैंने कहा पहले ही उसका कलर कलरलेस है तो एसिड जाएगा तब भी वो कलरलेस में ही बदलेगा। मतलब वहां पर आप कह सकते हो, इस पूरे पॉइंट के समरी में जो देना चाहता हूं यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कलर। क्लियर है कि एसिड के प्रेजेंस में फिनोप्थलीन के कलर सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा। क्लियर है बात? तो इतने पॉइंट आपको याद करने हैं एज एसिड इन 10th क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं लास्ट में। देखो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब भी एसिड पानी में जाता है एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयंस। ये अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना पानी में जाते हैं तो कैसे होता है तो वहां पे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो यहां पर इतना याद कर लो कि एसिड जो होंगे वो सारे के सारे जो एसिड होंगे वो क्या निकालेंगे, H+ आयन निकालेंगे। बहुत बढ़िया शानदार। अब कुछ एग्जाम्पल एसिड के जो पूरे चैप्टर में आपको घुमाते रहेंगे उन्हीं से रिएक्शन करवाने, केवल वही एग्जाम्पल याद करो, मैं कह रहा हूं और कुछ मत याद करो, ये मैंने आपको बोल दिया। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे एसिड के तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि सबसे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। उसमें से आपको याद करना है 2 एसिड। पहला तो याद करना है HCl। HCl को क्या बोलते हैं, कहेंगे गुरुजी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद करना है मेरे भाई H2SO4। इसको बोलते हैं मेरे मित्र सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं कहूंगा जब एसिड के एग्जाम्पल याद करने की बात आएगी तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल याद करना है स्ट्रॉन्ग एसिड के, दैट इज HCl एंड H2SO4। अच्छा एक एसिड वीक भी होता है, उसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। तो कुछ एसिड हमारे वीक भी होते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड में आपको याद करना है एक तो पहला HNO3। इसका मतलब होता है ये मेरे भाई है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दूसरा आपको जो याद करना है वो है CH3COOH, दैट इज मेरे मित्र इथेनोइक एसिड। तो ये दोनों जो मैंने जो लास्ट में लिखे हैं ये वीक एसिड है, मतलब इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती है। और जो हमारे ऊपर लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर HCl और H2SO4, इसमें मेरे भाई एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो क्या करो पहले एसिड के पॉइंट को लपेटो, फिर इधर ही हम लोग क्या करेंगे, तो देखो कंपैरिजन कर लेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। इधर ही जरा हम कंपेयर कर ले बेस के साथ तो आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। बहुत सही, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त मेरे भाई। तो यहीं पर समझ लेते हैं हाथ के हाथ बेस के बारे में। अब जो पॉइंट यहां पर लिखे हैं मैंने इन्हीं से कंपेयर करके समझेंगे बेस को तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट उठाओ उधर, कहता है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। बहुत बढ़िया बात है। तो बेस हमारे थोड़ा सा उल्टा हो जाते हैं, बेसेस आर बेटर इन टेस्ट। लो भैया इनका टेस्ट कैसा होता है, कहेंगे गुरुदेव बिटर होता है। पहला पॉइंट क्लियर है।
दूसरा पॉइंट आओ, एसिड का उल्टा बिल्कुल बेस है, तो मैं कहूंगा भैया एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। इसका उल्टा क्या होगा कि बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि बेस जो होंगे हमारे बेसेस टर्न्स या फिर टर्न कहो रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। याद करने की ट्रिक बताऊं, अगर ब्लू आया है तो बेस होगा, क्यों, बी से बेस बी से ब्लू, बी से बेस बी से ब्लू। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। आओ जरा अगला समझे। अब एसिड यहाँ पे मेथिल ऑरेंज में रेड सोल्यूशन बना देता, उसको रेड कलर का कर देता, तो बेस हमारा जो रहेगा उसको बना देगा येलो। लो भैया बात समझ लो कि बेस टर्न्स मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन, मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन इनटू येलो कलर, आपका फेवरेट कलर, सुबह दर्शन देने वाला कलर। समझ गए? गलत सोच रहे हो, सूर्यदेव की बात कर रहा हूं। आओ आगे जरा, आगे आओ जरा। हमने कहा मित्र मेरा अगला पॉइंट जो है मेरा, एसिड टर्न्स फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन इनटू कलरलेस, मतलब फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन बेस भैया एकदम बढ़िया सा कलर देगा, कौन सा, कहेंगे पिंक। तो भैया बेस टर्न्स फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन इनटू पिंक कलर। कौन से कलर में बदल देगा मेरे भाई, कहेंगे पिंक कलर में बदल देगा। बढ़िया है, शानदार है। अब यहाँ पे एसिड मेरे भाई पानी में जाता है तो H+ आयन निकालता है, वहां पर बेस हमारा निकालता है, बेसेस प्रोड्यूस OH- आयंस, और OH- आयंस को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, और यहीं पर एक ट्रिक बता दूंगा मैं बेस को पहचानने की। मेरे भाई जिस कंपाउंड के लास्ट में लगाओ हाइड्रोक्साइड, ध्यान करो, जिस कंपाउंड के लास्ट में लगाए हाइड्रोक्साइड, समझ लो 100% वो बेस है। तो बेस को पहचानने की ट्रिक क्या हो गई, कंपाउंड के नाम से ही बता देंगे। अगर वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तब भी बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तब भी बेस है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब भी बेस है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हाइड्रोक्साइड आ रहा है, और हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, बेस ही तो निकालना है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अच्छा एग्जाम्पल की बात कर ले जरा, यहां पर भी एग्जाम्पल देख ले भैया, कौन कौन सा हमें याद करना है। तो एग्जाम्पल मेरे मित्र आपको याद करना है दो, एक तो NaOH, NaOH में आपको इसका नाम समझना है भैया, ये सोडियम है, Na का मतलब, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा आपको ध्यान रखना है KOH। KOH क्या है भैया, पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट बेस एंड एसिड दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ एट द लेवल ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास में अगर हैं तो एसिड के बारे में, बेस के बारे में इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, तब चैप्टर समझने में अलग ही मजा आएगा। समझ गए? तो इनको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसको क्या करेंगे, बढ़िया से छाप लेंगे, बिना किसी गलती के और बिना किसी देरी के छापो, तो हम बढ़े फिर एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो आपको पढ़ना एकदम आवश्यक है मेरे मित्र। ओके भैया, एसिड और बेस को हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया कि एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टी, कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, कौन से इंडिकेटर में एसिड और बेस क्या कलर देते हैं, एकदम बढ़िया से हमने समझ लिया। और वो क्वेश्चन आपके ज्यादातर फंसते हैं MCQ में, तो उनको उसी तरीके से पढ़ना कि एक एक नंबर के क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम घुसेंगे भैया डीप में, बोले तो आप गहराई में हम लोग बिल्कुल डुबकी लगाने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक हमें गहराई का मिला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहले मित्र ये समझेंगे कि जब भी किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की बात आएगी, तो बेसिकली हमें वहां पे पढ़ना क्या पड़ता है, किन चीजों के बारे में बात करते हैं,
अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड बात कर रहे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करोगे, अभी एसिड की बात कर रहे हो, अगले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी है, उसके अगले चैप्टर में कार्बन भी है। तो जब भी ये तीनों चैप्टर आप पढ़ोगे ना और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो इसमें हम लोग जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मतलब एसिड की, इससे अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं। भैया एसिड इससे रिएक्ट किया, एसिड इससे रिएक्ट किया, इस एसिड इससे रिएक्ट किया, और अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद या अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। क्लियर है बात? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब भैया केमिकल रिएक्शन हम करवा के देखेंगे, सिंपल सी बात है। और पहली प्रॉपर्टी जो एसिड की आपको पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे कि एसिड को मेटल के साथ अगर भिड़ा दिया जाए, मेटल के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, तो ये कैसे बिहेव करेगा। दिस इज आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हम कहेंगे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है, आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। बहुत सही, शानदार, कि भैया एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या क्या चीजें नहीं निकल के आएंगी, वो चीजें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही, पूरा ध्यान यहाँ पर रखना, कहीं पर भटकना नहीं, वरना एक गलती चूके, एक टॉपिक चूके, फिर पूरा एकदम मजा नहीं आएगा। तो अपने आप को थोड़ा एकाग्र करके रखो, एकदम बढ़िया से पढ़ो, कोई चीज पढ़ रहे हो तो कंप्लीट सीखो, मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा बनेगा दो चीजें, एक तो बनेगा सॉल्ट बनेगा, दूसरा एक गैस निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। लो भैया अमृत दे दिया मैंने, बिल्कुल एकदम ऐसा कि आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे एक एक लाइन, तब जाके 20-25 बार पढ़ने पे ये चीज समझ में आएगी। और वही मैंने आपको दे दिया है सिर्फ एक लाइन में, कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो दो चीजें बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसमें से भी जो हमें जरूरी है याद करना वो है मेरे मित्र ये, कि गैस कौन सी बन रही है, गैस कौन सी बन रही है, कहें गुरुजी हाइड्रोजन गैस। अब डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट कैसे बनता है। देखो जब भी एसिड का फॉर्मूला लिखोगे, एसिड का फॉर्मूला मान लो HCl ही है या फिर H2SO4 है, तो एसिड के फॉर्मूले में जो ये कंपाउंड होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। आगे वाला हिस्सा कैटायन होता है और पीछे वाला एनायन होता है। मतलब ये किससे किससे मिलकर बना है, H+ और Cl- से। ये किससे मिलकर बना है, H+ और SO4 से। और ये वाला जो हमारा प्लस वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और माइनस वाले को हम लोग बोलते हैं एनायन। ये 9th क्लास में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 20-25 हजार साल की बात है अभी, लगभग उससे मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, लगभग 10,000 साल या 20-25 हजार साल पहले आपने ये पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सॉल्ट एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। तो समझो बात को, सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट जब बनेगा तो जो मेटल होगा उसको हम आगे लिखेंगे। मेटल को कंबाइन करते हैं किसके साथ, एसिड के एनायन वाले हिस्से के साथ। इस वाले हिस्से के साथ अगर मेटल जुड़ जाता है, मेटल जुड़ जाता है तो ये दोनों मिल करके मेरे भाई बनाते हैं सॉल्ट। और ये जो H है ना, यही तो निकल जाती है क्या बनके, हाइड्रोजन गैस बनके निकल जाती है। H ही तो बनती है हाइड्रोजन गैस, यही तो समझने वाली बात है। और यहां पर भी जो एनायन वाला होगा मेटल के साथ कंबाइन होगा, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, मेटल प्लस एनायन ऑफ एसिड, तो ये मिलकर के बनता है सॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी गहरी बात थी, नहीं समझ में आएगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैं रिएक्शन के में ही आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। चलो एग्जांपल देखते हैं जरा कि जो हमने पढ़ा वो सही है, कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बढ़ाएगा नहीं बनाएगा। समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 हमने एसिड कोई भी ले लो, हमने कहा एसिड ले लिया हमने गुरुजी HCl। मेटल ले लो कोई भी, हमने कहा मेटल ले लो, चलो Na ले लो, सोडियम ले लो, हमने कहा ये मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। और ये मेरे पास आ गया, थोड़ा दूर दूर लिखिए तो मजा आएगा, प्लस यहाँ पर लिख दिया Na, तो ये हो गया मेरे भाई सोडियम मेटल। तो ये बनेगा देखो सॉल्ट। पहले सॉल्ट कैसे बनेगा,
जो Na होगा वो एसिड के पीछे वाले हिस्से को लपेटेगा, मतलब यहाँ पे Cl है और Na अगर Cl के साथ कंबाइन होता है तो हमेशा बनाता है NaCl। यही मेरा सॉल्ट है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कोई मित्र दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड दिस इज अवर सॉल्ट। प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। ये इवॉल्व हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसको देखो बैलेंस है क्या, एक Cl है एक Cl है। अब यहाँ पे देखो मित्र बैलेंस नहीं है क्योंकि H यहाँ पे 2 है तो H2 कर दो। अब यहाँ पे H2 कर दिया तो Cl भी 2 हो गए, मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, Na भी 2 हो गए, मतलब यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो पहले एग्जाम्पल में हमने समझ लिया कि भैया एसिड जैसा कि HCl हमने लिया वो अगर मेटल के साथ जाएगा, जैसे कि हमने सोडियम लिया तो बनाएगा सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, मेटल एसिड के पीछे वाले आनायन को लपेटेगा, पीछे वाले हिस्सों को लपेटेगा और बना लेगा सॉल्ट, और एसिड का आगे जो H है वही बन के निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक एग्जाम्पल और देख लो यार, कहाँ भागे जा रहे हो, भागना नहीं है, भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो जरा एग्जाम्पल, जाम आ गए, एनर्जी आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने कहा चलो ठीक है, अभी तक हमने यार माना है HCl, एक बार H2SO4 भी ले लेते हैं, H2SO4 प्लस में हमने कहा मेटल ले लेते हैं गुरुजी, चलो के ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। नाम ध्यान रखना, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मेरे भाई है पोटेशियम मेटल। क्लियर है बात। अब मेरे भाई पहला काम तो ये होगा कि हमने देखा कि एसिड भैया किसके साथ जा रहा है, मेटल के साथ जा रहा है। तो मेटल क्या करेगा, एसिड के पीछे वाले हिस्से को SO4 को लपेटेगा, बना लेगा K2SO4। K2SO4 क्या है मेरे भाई, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। और प्लस में गैस कौन सी निकल जाएगी, H2 निकल जाएगी। आप ध्यान रखना, इसको उधर ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है, प्लस H2 आप उसी साइड में एकदम लाइन से ही लिखना, ठीक है। क्लियर है। अब एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया उसको लिख ले जरा, यही आपको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन जितनी एनसीईआरटी में दी है सिर्फ वही आपको पढ़नी है, बाहर से कोई केमिकल रिएक्शन मत पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आती है पेपर में। अभी ये 5-6 सालों का रिकॉर्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं। हमने कहा ध्यान कौन सा रखना, हमने कहा गुरुजी HCl लो एसिड के रूप और Zn लो मेटल, मतलब HCl हमने कहा नाम आप लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और Zn का नाम क्या है, जिंक मेटल है। दिस इज आवर जिंक मेटल। अब देखो जरा, जिंक अगर HCl के साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा तो जिंक पीछे वाले हिस्सों को लपेट लेगा। ये एरो आपको यहाँ समझने के लिए बना रहा हूँ, पेपर में आपको ये नहीं बनाना है। हमने कहा बनेगा भैया Zn अगर Cl के साथ जाएगा तो बनाएगा ZnCl2 प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जिंक क्लोराइड पढ़ेंगे, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। देखो बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी देखो क्या लगाना है, यहाँ पर 2 लगाओ, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस हो गया। तो भैया ये एग्जांपल हमें बताते हैं कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हमेशा कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस, आपको याद होनी चाहिए कि मेटल से रिएक्ट करने पर एसिड हाइड्रोजन गैस देता है। ये 100% आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर है बात, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखो जरा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं कहूंगा 100% लिखो इसको, 100% छपना, मतलब 100% छपना। पूछा जाता है कि अगर चलो ठीक है आपने रिएक्शन करवा ली किसी तरीके से, तो हमें ये बताओ कि कंफर्म कैसे करोगे कि हाइड्रोजन ही गैस निकल रही है, क्योंकि इसका कलर तो कलरलेस होता है, कोई कलर होता नहीं है। तो बताओ हाइड्रोजन ही कैसे है वो ये कंफर्म करोगे। तो हम कहेंगे भैया याद करना पड़ेगा आपको, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। मैं कहूंगा कोई ऐसा पेपर नहीं है आज तक जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो। कोई सैंपल पेपर उठा के देख लेना और पेपर देखना PYQ के लिए, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में 100%, कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करें। हाउ विल यू कंफर्म दैट द रिलीज्ड गैस, इवॉल्व्ड गैस इज ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन गैस। सो देयर इज अ स्पेशल टेस्ट फॉर दिस गैस। हम कहेंगे टेस्ट कौन सा है भैया, देखो टेस्ट ये है कि जब भी आप माचिस की तीली जलती हुई या तो मोमबत्ती जलती हुई उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ जहां से ये गैस निकल रही है,
और जैसे ही माचिस की तीली जलती हुई ले जाओगे या फिर मोमबत्ती जलती हुई ले जाओगे, तुरंत वो थोड़ा सा एक पट पट की आवाज आएगी, और पट पट तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पॉपिंग साउंड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस मतलब पॉप साउंड, पॉ 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 पॉ। देखो अब इसके लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा मेरे भाई, व्हेन बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल is brought near the mouth of टेस्ट ट्यूब। कौन सी टेस्ट ट्यूब? जहां से वो गैस निकल रही है। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस, लिखो इसको स्टार बना के, पॉप साउंड। लो भैया, यही साउंड आपको पूरे केमिस्ट्री में ध्यान रखना सबसे ज्यादा, कि भैया पॉप साउंड आया तो समझ जाना वो गैस कौन सी है मित्र, कहेंगे हाइड्रोजन गैस। इसको अंडरलाइन करो 2 बार, याद करना अति आवश्यक। अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं तो कैसे बनाऊंगा, मान लो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और इसमें मैंने डाल रखा है मान लो HCl, और इसी मैंने डाल दिया है, ये सॉल्यूशन ले लिया HCl का मैंने, अरे ड्राइंग बहुत तगड़ी है। इसमें नीचे हमने डाल दिया है जिंक, Zn। तो Zn और HCl रिएक्शन करेंगे, गैस निकलेगी हाइड्रोजन। लो निकल गई हाइड्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस अगर निकली तो यहाँ पर ले जाओ माचिस जलती हुई, देखो ड्राइंग देखो, सिर्फ ड्राइंग देखो, देखो माचिस जल रही है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस संपर्क में आएगी तुरंत ऐसा ऐसा, इसी ये पॉप साउंड, चट से बोलेगा पॉप साउंड। बस देख लो, ड्राइंग के माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि बात हम वही करेंगे जो एग्जाम में आता है। जल्दी से छापो, मलाई ऐसी दी है जिसको हाथ से निकलने मत देना, और खासकर ये रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है वो याद कर लेना। लपेटो, आओ मेरे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, और प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई है एसिड की, जो कहता है अब हम देखने वाले एसिड को भिड़ाकर किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मैं कहूंगा व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब क्या बनेगा वही हमें यहाँ पर सीखना है। तो मित्र मेरा ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, जिस भी कंपाउंड में कार्बोनेट आए, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई CO3, जिस भी कंपाउंड में कार्बोनेट आए तो वहां पे ये समझ लेना मेरे भाई, ये समझ लेना कि गैस 90%, मैं कहूंगा 99% निकलेगी हमेशा CO2। याद कर लेना ट्रिक से। कैसे? CO3 है तो CO3 से कौन सी गैस आप बना सकते हो, कहेंगे सबसे आसान हमें आता है बचपन से, CO2 बना सकते हैं। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ sorry, in a reaction there is carbonate as a compound, then one gas will formed in 99% cases, that is carbon dioxide। क्लियर है बात? माफ करेंगे भाई, थोड़ी सी खांसी आ गई थी, ठंडियां है, जुकाम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा फिर से लोड करेंगे, इंजन चलाओ। हम कहेंगे भैया कार्बोनेट अगर है किसी रिएक्शन में तो गैस कौन से निकलनी फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। जरा बात करें, अब हमें पढ़ना है देखो, एक मेटल कार्बोनेट के बारे में और एक हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। देखो एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है वो ये है, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में आप लेंगे, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में हम यूज करने वाले हैं मेरे भाई Na2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आई? सोडियम कार्बोनेट। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है बिल्कुल यही सोडियम वाला ही, हम कहेंगे इसका बन जाएगा NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आई बात? इसको एक और नाम से जान सकते हैं, या तो आप कह लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो आप कह सकते हो, और ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में सोडियम
बाइकार्बोनेट। समझ गए बात को? तो चाहे आप इसको कह लो सोडियम कार्बोनेट या तो कह लो सोडियम बाइकार्बोनेट, बात दोनों एक ही है, सेम नाम है एसी कंपाउंड का। अब हम ये देखेंगे कि एसिड अगर इससे रिएक्शन करता तो क्या बनेगा। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कैसे क्या होगा। हमने कहा भैया एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो मेरे मित्र यहां पर बनने वाली है तीन चीजें। कौन कौन सी? हम कहेंगे गुरु सॉल्ट बनेगी, प्लस बनेगी CO2 गैस फिक्स है, प्लस में H2O बोले तो वाटर भी बन के निकलता है। क्लियर है बात? अब यहां पर जरा एग्जांपल देख ले दोनों के तो मजा आ जाएगा। एग्जांपल 1, एसिड ले लो HCl, चलो ठीक है, आज HCl ले लिया, प्लस में मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने यहाँ पर Na2CO3, Na2CO3 नाम लिख लोगे इसका, आप नाम लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया, आप लिख लेना सोडियम कार्बोनेट। अब देखो कुछ तुम भी करो, सीखोगे, कंपाउंड का नाम सीखोगे, मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब जब ये रिएक्शन होगी तो पहले तो सॉल्ट बना लो। अब सॉल्ट कैसे बनता है गुरुजी? मेटल वाला हिस्सा कंबाइन करेगा सोडियम के पीछे वाले हिस्से, सॉरी एसिड के पीछे वाले हिस्से, तो सोडियम Cl के साथ गया, बन गया NaCl। नाम लिखोगे तो क्या कहेंगे गुरुजी? सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया, शानदार। प्लस में निकलेगा CO2, तो हम लिख देंगे CO2 सीधा सीधा, प्लस में H2O। ये दोनों कंपाउंड तो फिक्स हो गए। सॉल्ट बनाना ही हमारा मेन काम होता है। अब देखो क्या बैलेंस है, क्या Na2 है इधर, तो इधर भी 2 कर दो। अब देखो और कुछ है क्या? CO3, O कितने हैं? 3 है, इधर O कितने हैं? 2 1 3 है, H2 है, H2 करने पड़ेंगे, यहाँ पर 2 हो गए। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आपने यहाँ पर देखा मेरे भाई कि जब HCl जो एसिड है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, गैस कौन से निकलेगी? CO2 निकलेगी, यही आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसका एग्जांपल देख ले जरा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो मजा ना आ जाए? बिल्कुल मजा आ जाएगा। एसिड में ले लो HCl ही, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हमने ले लिया है NaHCO3। देखो जरा यहाँ मित्र मेरे, चाहे यहाँ पर मेटल कार्बोनेट आ जाए भिड़ने और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई लेना देना नहीं। एसिड के पटक के हम तुमको उसी में बदल देंगे जो मेरा मन करेगा, सॉल्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में। तो यहाँ पर भी चीजें वही बनने वाली है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सॉल्ट बनाओ जरा, सॉल्ट बनेगा NaCl। समझ पा रहे सॉल्ट बनाने की टेक्निक? आप कहेंगे बिल्कुल समझ पा रहे हैं। प्लस में CO2, प्लस में H2O। बैलेंस है क्या? देखो Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, H2 है, H2 है, और O3 है, O3 है, बस बिल्कुल सही बैलेंस है। तो ये एग्जांपल हमें बताते हैं कि भैया जब एसिड मेटल कार्बोनेट से या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वहां पर निकालेगा कौन सी गैस? CO2 निकालेगा। मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दे दी है कि कार्बोनेट है मतलब CO2 गैस निकलना फिक्स है, फिक्स है और फिक्स है। अच्छा वहां पर अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही थी तो कहा जा रहा था हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे? अब यहाँ पे CO2 है तो भैया ये भी तो कह सकता है कि CO2 कैसे चेक करोगे, तो भैया वही तो हमें बताना है, वो भी हम सीखेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भैया तुमने पूछा तो हम बताकर ही रहेंगे। यहां पर लिखेंगे मेरे मित्र टेस्ट फॉर CO2। लो भैया टेस्ट फॉर CO2। CO2 के आपको 2 टेस्ट याद करने हैं। पहला तो एकदम बिल्कुल टुच्चा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये बताओ, बर्निंग कैंडल वाले एग्जांपल ले लेते हैं। आप आग जलाते समय या फिर, अच्छा चलो ठीक है, सांस लेते हैं हम, कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन जाती है। बाहर निकालते तो कौन सी जाती है? CO2 आती है। अब जब यार किसी माचिस की तीली को जलाकर उसमें फूको, CO2 निकालो, बुझ जाएगी? एकदम सही बुझ जाएगी। इसका मतलब यह है कि CO2 गैस अगर निकलेगी तो बर्निंग कैंडल में पॉप साउंड नहीं निकालेगी, उसको बुझा देगी, बुझा देगी, बुझा देगी। तो मैं कहूंगा कि CO2 extinguishes burning candle और मैचस्टिक। लो भैया पहला तो एकदम टुच्चा सा है कि CO2 हमें तभी पता चल जाएगी, अब बर्निंग कैंडल ले जाओ बुझ जाए तो समझ लो कौन सी गैस निकल रही है? CO2, क्योंकि CO2 ही ऐसी गैस होती है जो आग को बुझाने का काम करती है। क्लियर है?
दूसरा टेस्ट थोड़ा सा आप ध्यान से समझो, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो लाइम वाटर समझो। लाइम वाटर का फॉर्मूला मेरे मित्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लो या इसी को कह लो लाइम वाटर, दिस कंपाउंड इज CaOH का होल ट्वाइस। टेस्ट ये होता है कि जब भी CO2 गैस को इस कंपाउंड से, इस सोल्यूशन से पास करवाया जाएगा, तो ये जो सोल्यूशन होता है एक्चुअली में ये होता है कलरलेस। पहले कैसा होता है? कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही CO2 इससे पास होगी यह सोल्यूशन बदल जाता है मिल्की कलर में। तो मैं यहां पे लिखूंगा when CO2 is passed through lime water, it turns into मिल्की कलर। मिल्की कलर। अच्छा, इसका क्यों क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि एक रिएक्शन होती है, देखो समझो। मैंने कहा मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस है, बहुत बढ़िया। इससे CO2 पास करवाओगे तो CO2 रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और ये व्हाइट कलर का बन करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है, मतलब ये व्हाइट PPT बना लेता है, प्लस में H2O बन जाता है। और इसी कंपाउंड के बनने की वजह से मिल्की कलर आ जाता है। क्लियर है? दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपको याद करनी है केवल और केवल भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के लिए इससे कम, इससे अधिक जानकारी आपके लिए आवश्यक नहीं है। मतलब इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रख के चले जाना, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, गारंटी मेरी है। इसको क्या करो, मलाई दी है मैंने, छाप लो। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैं कहूंगा इससे खतरनाक प्रॉपर्टी एसिड की कोई है ही नहीं। तो मतलब बनाओ इस पे स्टार, जितनी बार बना सकते हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एसिड की। मैं कहूंगा अब देखो भैया, सीधे बात आ गई है इज्जत पे और एकदम खानदान पे। और भैया हमने कहा अभी तक चैलेंज कर रहे हैं बेस के टुच्चे पुच्चे लोग, अब हम सीधे भिड़ेंगे बेस से। एसिड ने डिसाइड किया अब मुझे सस्ते लोगों से नहीं निपटना है। मेटल वेटल गया तेल लेने, सीधा मैं मारूंगा किसको? अपने जानी दुश्मन को। और इसका जानी दुश्मन कौन है? बेस है। एसिड बेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और अब क्या होगा देखो, जब दो कट्टर दुश्मन आपस में भिड़ जाए तब क्या होगा, देखो समझो मेरे भाई। एसिड भी ताकतवर है, बिल्कुल सही, और बेस भी ताकतवर है, बिल्कुल सही। भैया ये भी इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है और वो भी उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है। तो जब लड़ाई होगी और दोनों में ताकत एकदम समान है, कोई किसी से कम नहीं है, तो होगा क्या कि बेस कहेगा ठीक है भैया। आपने अपनी क्लास में अपने दोस्तों से पंजा तो जरूर लड़ाया होगा, सबने लड़ाया है, कहेंगे गुरुजी सबने लड़ाया है। और कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जो आपके ही जैसे सेम ताकत रखता है, बिल्कुल रखता है। तो जब आप पंजा लड़ाते हैं तो भैया पंजा ना इधर जाता है ना उधर जाता, मतलब आपकी ताकत उसकी ताकत को कैंसिल कर देगी और उसकी ताकत आपकी ताकत को कैंसिल कर देगी। जब ताकत बराबर है तो काम हो जाएगा न्यूट्रल, कुछ होगा ही नहीं। सेम यहां पर होगा, एसिड और बेस आपस में कट्टर दुश्मन है। जब लड़ाई होगी, भिड़ेंगे, तो एसिड बेस की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। और यहां पर बन जाएगा सॉल्ट, जिसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी ना तो बेसिक प्रॉपर्टी, प्लस में वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं H2O की जगह पहले वाटर। जो सॉल्ट बनेगा वो मेरे भाई रहेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ मेरे भाई नाइदर एसिडिक, मतलब ना तो एसिड की प्रॉपर्टी रह जाएंगी और नॉर बेसिक, ना तो बेसिक प्रॉपर्टी रह जाएंगी। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लो भैया, यही इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कैसे, मैं कहूंगा डिफाइन कर दूं, मैं डिफाइन कर दूं मैं एक लाइन में, तो कहूंगा व्हेन acid and base react react together
they form salt and water. This reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत शानदार, एकदम खतरनाक, बेहतरीन। इसी को हम लोग बोलते हैं मित्र मेरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पेपर में बहुत ही बार पूछी जाती है, मैं कहूँ एकदम बहुत ही बार पूछी जाती है ये रिएक्शन, और इसी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बात मेरे भाई कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और उसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि सॉरी इसमें बनता है सॉल्ट और वाटर, और सॉल्ट मेरे भाई न्यूट्रल बन जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जरा एग्जांपल देख लें एक दो, बिना एग्जांपल के मजा कहाँ आएगा। एसिड ले लो कोई, मैंने कहा ले लो HCl। बेस ले लो खतरनाक, लो भैया NaOH ले लिया हमने। आओ जरा बढ़ाते हैं इनको। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मैंने कहा फिर से बनेगा, मेटल वाला हिस्सा एसिड के पीछे वाले के साथ जाएगा, तो लो बन गया NaCl। अब यहाँ पे H बचा और OH, HOH कंबाइन होकर बनाएंगे H2O। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और देख लो जरा, हमने क्या एसिड ले लिया हमने H2SO4, बेस ले लो भैया KOH। अब देखो सॉल्ट कैसे बनेगा, K जाएगा SO4 के साथ तो बनाएगा K2SO4, प्लस में बन गया H2। ये है सॉल्ट, ये है वाटर, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। तो जब भी एसिड और बेस में रिएक्शन होगी मेरे भाई हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये है एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, छाप देंगे इसको एकदम बेहतर तरीके से। नाम आप लिख लोगे, कैसा नाम लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड वाटर, पोटेशियम सल्फेट वाटर। ठीक है, नाम खुद से लिखो ताकि कंपाउंड के नाम आपको धीरे धीरे अपने आप ही याद होते रहे। छापो इसको जल्दी। अच्छा देखो बैलेंस है, इसको बैलेंस करो जरा। यहाँ पर के 2 है, यहाँ पे 2 कर दो। 2 क्या हो गए, ऑक्सीजन गिनो, 4 4 2 6, 4 H कितने हो गए, हाँ H को यहाँ पर 2 2 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक, बैलेंस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको छाप दो, आराम छाप दो। प्रॉपर्टी नंबर 4, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब भैया क्या होगा अगर एसिड को भिड़ा दिया जाए मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड होता क्या है और इसका नेचर क्या है। तो मैं कहूंगा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा और मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, और ना पढ़ा हो तो जाके पहले वीडियो देख के आओ। पहला चैप्टर देखना मेरे भाई, समझ लेना, फिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। ठीक है, पहला चैप्टर देखना। तो मैं कहूंगा मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, मैंने वहां पे पढ़ाया कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। बहुत सही बात है। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिकली मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया होगा तब बना होगा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड आप जान के चौंक जाएंगे कि भैया इसका नेचर जो होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। मतलब मेटल ऑक्साइड स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लो भैया ये कौन सी बात हुई, एसिड का दुश्मन ही निकला ये तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा कहेंगे गुरुजी, बेसिक होता है। अब तुम ये जानो कि पहले रिएक्शन मैंने क्या पढ़ा इससे पहले कि अगर एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट वाटर बनेगा। अब इनडायरेक्टली देखो, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और मेटल ऑक्साइड खुद ही बेसिक है, तो कहीं ना कहीं एसिड और बेस फिर से रिएक्शन कर रहा है तो फिर भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। तो हम कहेंगे भैया इस प्रॉपर्टी में अगर एसिड रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड से, तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद ही एक बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो एसिड और बेस में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा मित्र मेरे, फिर से बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर एग्जांपल देख ले जरा, आओ देख लो। एसिड ले लो, मैंने कहा HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने Na2O, सोडियम ऑक्साइड, नाम लिख दूं, सोडियम ऑक्साइड। और ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका नाम नहीं लिखूंगा, तुम लिखोगे। अब यहाँ पे सॉल्ट कैसे बनेगा भैया, सोडियम जाएगा Cl के साथ बना लेगा NaCl, नाम तुम लिखोगे, प्लस में H2O बन गया, नाम तुम लिखोगे। बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे 2 लगाओ,
यहाँ पर भी 2 लगाओ, रिएक्शन हो गई बैलेंस। बाकी बिहारी लाल की जय हो। मैंने कहा एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड क्योंकि बेस है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन फिर से एसिड और बेस में हो जाएगी, तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर फेस। यहां पर खत्म होती है एसिड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्लियर है, फिक्स है, शानदार है, छापो जल्दी। बेस के बारे में 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं पढ़ाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आओ गुरु जरा इसको भी लपेट दें, 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है, मजा आ जाएगा। हम अब डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड को हमने लपेट दिया, खोपड़ी में छेद हो गया, अब आ गए हैं बेस पे। अब भैया पहला जैसे हमने एसिड के बारे में पॉइंट पढ़ा है कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस के बारे में भी वही पॉइंट पढ़ेंगे। हमने कहा पहली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, व्हाट विल हैपन इफ रिएक्शन ऑफ बेस एंड मेटल टेक्स प्लेस। तो पहली बात ध्यान रखने की, बेस थोड़ा सा यार मतलब नखरालू मिजाज का है, नखरे बहुत करता है, कहता हम सबके साथ नहीं रिएक्शन करेंगे, बहुत भिड़ा रहे हो हमें, कोई दिक्कत नहीं मत करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नखरे करते हैं, उनको भी लपेटने वाले कुछ लोग होते हैं। तो भैया बेस बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है, लेकिन कुछ हाई रिएक्टिव मेटल ऐसे होते हैं, कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे नहीं रिएक्शन करेगा बे, रिएक्शन करेगा क्यों नहीं, लपेट देते इसको। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, होगा ये, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस। नखरेबाज भैया, सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से, इसमें एग्जांपल ध्यान रख लेंगे। एक तो सोडियम हो जाएगा एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद बेस। लो भैया, बेस के साथ रिएक्शन करेगा कौन, हाई रिएक्टिव मेटल सोडियम और पोटेशियम। अब मुझे ये बताओ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कहीं आप बताओ, हम क्यों बताएं, बिल्कुल सही भैया, हम ही बताएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भैया आओ जरा देखते हैं। हमने कहा मित्र मेरे जब भी बेस रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, जो भी इससे रिएक्टिव होंगे हाई रिएक्टिव, तो ये बनाता है सॉल्ट 100%। गैस भी वही बनाएगा जो एसिड बनाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही भैया, निकल गई हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। लो भैया, कहीं पर कोई दिक्कत, कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक रिएक्शन ध्यान रखना है आपको, एक रिएक्शन इसमें दी गई एनसीईआरटी में जो दी गई वही ध्यान रखना। बेस में हमने लिया है NaOH। ये कुछ एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन करें, ये तो करेंगे ही, इसके अलावा भी कुछ इक्का दुक्का कर सकते हैं। जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है वही मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा रिएक्शन याद ना करनी पड़े। तो मैं कहूंगा NaOH हमारा बेस है बेस है, जिसका नाम मेरे भाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबरदस्त। भिड़ा देंगे Zn को। लो भैया, क्योंकि जिंक भी है जो रिएक्शन कर जाएगा। मैंने यहाँ पर देखो 2 एग्जांपल देने का मतलब ये नहीं कि और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, हाई रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पे जिंक भी एक एक्सेप्शन है जो रिएक्शन कर जाएगा इससे। तो जिंक जब इससे रिएक्शन करेगा, तो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो यही आपको याद करना है, बाकी किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो भैया बनेगा यहाँ पे Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट, जो बनता है एक सॉल्ट के फॉर्म में और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। दिस इज द ओनली रिएक्शन बेस दैट यू हैव टू रिमेंबर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ज्यादा भार बढ़ा के, ज्यादा कुछ लिख के अपनी टेंशन को मत बढ़ाओ, जो एग्जाम में आने वाला है उसी में प्रिसाइज रहो, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी इज ओनली द बेस, जिसको आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं, अभी जाना है। छापो जल्दी इसको, जरा एक प्रॉपर्टी और बताएं। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेस की मेरे भाई कहती है कि रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा। अब हम अगर बेस को भिड़ा दें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो जैसे मैंने कहा मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनेगा मेटल ऑक्साइड, तो उसी तरीके से जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तब बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कभी जूनियर क्लासेस में या फिर आगे भी पढ़ोगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं बिल्कुल अपोजिट। सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा। एकदम सही आपने सोचा। तो ज्यादा यहाँ पे हम लोग फालतू डिस्कशन ना करते हुए मैं सीधे कहूंगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर
एसिडिक इन नेचर। क्लियर है बात कि भैया नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगी वो एसिडिक होंगी नेचर में। आप देखो यार जरा ध्यान से कि अगर भैया बेस रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो कहीं ना कहीं बेस भिड़ रहा है किससे, एसिडिक वाली चीजों से। तो एसिड और बेस फिर से कहीं ना कहीं रिएक्शन कर गए, और एसिड और बेस जहां भी रिएक्शन करेंगे मेरे भाई दो ही चीजें बनेंगी, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा बनेंगे सॉल्ट एंड वाटर, बना दो सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक तो लिख लो, समझ लीजिए। वैसे एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है लेकिन समझ लो। कहोगे सर सर जी लिखवाते नहीं, चलो ठीक है। हमने कहा बेस ले लिया हमने CaOH का होल ट्वाइस, हमने कहा जिसके भी लास्ट में हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, मान लिया हमने। नाम इसका लिख दिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लो भैया, और यहाँ पर हमने इसको जब रिएक्शन करवा दिया किसी बेस के साथ, बेस हो गया। अब मेटल ले लो, चलो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो CO2। तो कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्साइड इसका O है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया CO2। जब ये रिएक्शन करेगा तो बनता है CaCO3 प्लस में H2O बन गया। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में बन गया वच, प्लस बन गया वच। हाँ मेरे मित्र, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, O2 2 4 2 1 4, ठीक एकदम सही, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। यहां पर आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की खत्म हो जाती, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज और रखेंगे, बाकी का पार्ट अगली वीडियो में रखेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पीएच के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सॉल्ट सारे के सारे, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी रहेगा क्या मजा नहीं आएगा। तो जितना हजम कर पाओ उतना पढ़ो, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मजा आएगा। बस एक कॉन्सेप्ट और, इसको पहले छाप लो, लपेटो। भैया अगला टॉपिक बोले तो धुआंधार टॉपिक, जहां पे आपको समझ में आएगा वो पॉइंट जो मैंने आपको लिखवा कर छोड़ दिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, H+ आयन वाला और OH- आयन वाला। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा अगर एसिड और बेस को हम पानी में डाल देंगे, पानी में डालने के बाद एसिड और बेस कैसे बिहेव करेंगे, वही हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना, जब भी एसिड और बेस को पानी में डाला जाएगा हमेशा पानी में जाके ये अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल तार तार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे तार तार, देखो मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, छापो कि एसिड एंड, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो ज्यादा सही रहेगा, व्हेन acid and base are dissolved in water, they dissociate का मतलब मित्र यहाँ पे टूट जाना, dissociate into ions, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये समझेंगे पहले सेपरेटली कि एसिड कैसे टूटेगा फिर बेस कैसे टूटेगा। चलो एसिड के बारे में समझते हैं। जरा यहाँ पे देखो एसिड की कहानी क्या होगी। कोई भी एसिड ले लो, HCl लिया हमने, पानी में गया, आयन में तोड़ो इसको जरा, पहला वाला तो H है तो H जाएगा H+ में टूटेगा, Cl टूटेगा Cl- में, और ठीक है। H2SO4 पढ़ा हमने एसिड में, तोड़ो जरा इसको, हम कहेंगे वाटर में गया तो ये तोड़ा इसने, H है तो H+ बन गया और बन गया SO4 2-। ठीक है भैया, एक और देख लो, एक और हमने देखा तो हमने कहा चलो HNO3 को भी देख लो। ये जब पानी में जाएगा वाटर में तो बनेगा H+ और NO3-। तो जब आप तीनों केस में देखो कि एसिड है, पानी में गए अपने आयनिक फॉर्म में टूटा, अब तीनों में देखो एनाइन तो यार अलग अलग बन रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो तीनों केस में कॉमन चीज कौन सी है, तो गुरुदेव हमने देखा कि पानी में जब भी मैंने किसी भी एसिड को घोला सारी चीजें तो अलग बन रही है, लेकिन एक चीज मेरे भाई H+, ये निकलती है सभी केसेस में। तो मैं यहां के बेसिस पे पॉइंट कह सकता हूं कि एसिड
प्रोड्यूसेस H+ आयन दैट इज हाइड्रोजन आयन इन वाटर। बहुत बढ़िया, शानदार। एसिड प्रोड्यूस करेगा H+ आयन इन वाटर, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल वाटर में ही। लिक्विड फॉर्म में ही एसिड अपने आप को तोड़ेगा, बाकी किसी की मजबूरी में, किसी के दबाव में आके अपने आप को ये तोड़ने वाला नहीं है। बहुत सही। अच्छा, एक स्टेप और अगर देखो, जो H+ आयन बनते हैं मेरे भाई पानी में, स्टार बनाओ जरा, H+ आयन पानी में मिलेंगे तो वहां पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी रहते हैं, तो ये उनसे भी रिएक्शन कर जाता है, बहुत जिद्दी है, तो ये बना लेता है मेरे भाई H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल हैपन इफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप कहेंगे इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस एंड प्रोड्यूस H+ आयन और H3O+ आयन, दोनों ही मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे H+ बनेगा कुछ तो भैया H2O के साथ कंबाइन दोस्ती करके चले जाएंगे और बना लेंगे H3O पॉजिटिव। क्लियर है बात? शानदार बात, बहुत बढ़िया। आओ जरा बेस के बारे में देख लें, देख ले बेस के बारे में, देख लेते हैं बेस के बारे में कि बेस की क्या कहानी है यार। पहला बेस हमारा आ गया NaOH, जिंदाबाद। पानी में गया, चलो भाई पानी में, तो पहला जो Na है वो टूटेगा आयन में, तो आएगा Na+ में, और ये बन जाएगा OH-। चलो भैया KOH आओ, KOH गया वाटर में तो ये भी टूट गया K+ में, प्लस में OH- में। ठीक भैया, एक और आ जाए जरा, CaOH का होल ट्वाइस अगर पानी में जाएगा तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो Ca2+ प्लस में OH का माइनस। अब जैसे यहाँ पर H+ कॉमन है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, गुरु जी OH-, OH-, OH-। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट दिया हमने, यहाँ पर दे सकते हैं कि बेस प्रोड्यूसेस OH- आयन इन वाटर। अब पहला पॉइंट समझ में आया, जो मैंने वहां पे लिखवाया था लास्ट वाला, कि भैया एसिड हमारा H+ निकालेगा और बेस हमारा OH- निकालेगा। इसके पीछे का रीजन ये होता है। क्लियर है? अब अगर मैं नोट बना के आपको एक पॉइंट लिखवा दूं जो मतलब एकदम खतरनाक क्वेश्चन बनवा देता है, वो ये है कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टी केवल दिखेगी उसके आयनिक फॉर्म में। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब तक एसिड बेस पानी में नहीं जाएंगे, जब तक लिक्विड फॉर्म में नहीं आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी नहीं दिखने वाली। इसका मतलब ये कहेंगे कि एसिड एंड बेस shows its property only in liquid form, और ऐसा किस लिए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। कौन कौन से? या तो H+ या तो OH-। अब भैया H+ और OH- कब निकलेंगे? जब पानी में जाएगा तभी निकलेंगे। इसका मतलब जब तक H+ और OH- नहीं निकलेंगे तब तक ना तो बेस पता चलेगा ना तो एसिड पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एसिड एंड बेस शोज इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन लिक्विड फॉर्म। बात समझ गए? और आयंस की एक खास बात और होती है, यहां पर लिख लेंगे कि आयंस ऑल्सो हेल्प्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, आयंस ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, इसको याद रख लेना कि भैया अगर पानी में एसिड है तो मतलब वो आयन के फॉर्म में टूट जाएगा, और उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आयंस प्रेजेंट है मित्र। समझ गए? तो आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट आपके लिए मेरे हिसाब से एनफ रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा pH, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और पूरा का पूरा सॉल्ट, जिसमें 4 सॉल्ट आपको पढ़ने हैं, उनकी प्रिपरेशन, उनका कॉमन नेम, उनका यूज, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय, धन्यवाद। खुश रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करके आना, मजा धाकड़ आएगा एग्जाम में, थोड़ा ना आए तो समझ लेना।